खनक बेचारी ये सुनकर तो लगभग बेहोश होते होते बची। उसने अस्वद की तरफ देखा और अपनी महीन सी आवाज में बोली, मेरे टीचर जी तो रुपए भी लेते हैं, तो क्या आप भी? अस्वद सीरियस एक्सप्रेशन से खनक को आंखों में देखते हुए बोला, डॉल, एएस कभी भी कोई काम फ्री में नहीं करता, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें उसका पूरा पे करना पड़ेगा। बोलकर अस्वद ने खनक को धीरे से बेड पर लेटा दिया और उसकी आंखों पर अपना हाथ रखते बोला, डॉल, यू नीड स्लीप। बोलकर अस्वद ने अपना हाथ खनक की आंखों से हटा लिया। खनक ने तुरंत अच्छे बच्चे की तरह अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अस्वद के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी अपने कमरे में दीवार पर मौजूद लगी खनक की फोटो को देख रहा था। वो आदमी अपना एक हाथ खनक की फोटो पर फेरते बोला, पिछली बार तो तुम्हें बचा लिया गया था, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं बचा सकता। बोलकर वो आदमी सितारों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और अचानक ही हंसते हंसते रुक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। 2 दिन बाद अस्वद को अपने काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना था। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी डॉल को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। और खनक को जब पता चला कि अस्वद बाहर जा रहा है तो उसने भी अपने घर पर जाने की जिद की। और इस बार लकली अस्वद मान गया, क्योंकि ये बात तो वो अच्छे से जानता था कि उसके जाने के बाद खनक के साथ काव्य ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। इसलिए उसने 2 दिन के लिए खनक को उसके घर पर भेज दिया। अगली सुबह अस्वद रेडियो का खनक के रूम में आया तो देखा खनक अभी भी सो रही थी और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। जाहिर था कि वो नींद में कोई प्यारा सा सपना देख रही है। अस्वद ने कुछ पल खनक को देखा और फिर उसके चेहरे के ऊपर जाकर उसके होठों को हल्के से किस करते बोला, डॉल, इस बार तुम बच गई, लेकिन एएस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बोलकर अस्वद सीधा उठकर खड़ा हो गया और कुछ सेकंड बाद खनक को घूरने के बाद अस्वद कमरे से बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद खनक ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और धीरे से अंगड़ाई लेती हुई बेड पर बैठ गई। खनक ने अपनी नजरें दौड़ाकर आसपास देखा और मुस्कुराते हुए खुद से बोली, आज हम अपनी अम्मा से मिलने जाएंगे और तन्वी के साथ बहुत सारे गोलगप्पे भी खाएंगे। सोचकर खनक के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। खनक जल्दी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। काव्या का रूम। काव्या फोन पर बात करते हुए किससे बोल रही थी, खनक को भेजने का इंतज़ाम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। और एक बात याद रखना, अब वापस वो लड़की शेखावत विला के आसपास भी भटकनी नहीं चाहिए। बोलकर काव्या ने कॉल कट कर दिया और खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए खुद से बोली, बेबी, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद खनक हॉल में आई और हल्का मुस्कुराते हुए अनंता जी से बोली, बड़ी मैम, हम अपनी अम्मा के पास जा रहे हैं और कुछ दिन तक वहीं रहेंगे। हमने साहब से बात कर ली है और उन्होंने इजाज़त भी दे दी है, तो क्या हम जा सकते हैं? बोलते हुए खनक बड़ी उम्मीदों से अनंता जी को देख रही थी। अनंता जी हल्का मुस्कुराकर खनक की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बेटा, जरूर जाओ, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। खनक ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और शेखावत विला से बाहर निकल गई। खनक बाहर आई और इधर उधर देखते हुए ऑटो देखने लगी। तभी वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी उसके पास आया और अपना सर झुकाते हुए बोला, मैडम, बॉस का ऑर्डर है, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। खनक ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी के पास आकर पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। ड्राइवर ने किसी को कॉल किया और बोला, बॉस, मैडम गाड़ी में है। बोलकर ड्राइवर ने कॉल कट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी खनक के घर के सामने आकर रुकी। खनक ने ड्राइवर को धन्यवाद बोला और मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर उतरकर अपने घर के अंदर जाने लगी। खनक अपनी अम्मा का नाम पुकारते हुए जल्दी से घर के अंदर आई, तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे आदमी पर पड़ गई, जो शांति से खनक की शादी के बारे में बात कर रहा था। तभी उसके कानों में खनक की आवाज़ पड़ी, अम्मा। आवाज़ को सुनकर सभी ने अपना सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ खनक खड़ी थी। वो आदमी
ऊपर से नीचे खनक को अपनी चमकती नज़रों से देखने लगा। खनक ने इस वक्त पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में अनारकली सूट पहना हुआ था, जो उसके खूबसूरत बदन पर काफ़ी जच रहा था। शांति जी ने हैरान नज़रों से नैना की तरफ देखा और फिर खनक की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, खनक मेरा बच्चा। खनक मुस्कुराते हुए अम्मा के पास आई और उनके पास में बैठते बोली, अम्मा अब कुछ दिन हम आपके पास ही रहेंगे और आपकी खूब सारी सेवा करेंगे। शांति मुस्कुराते हुए खनक से बोली, अच्छा मेरा बच्चा, इनसे मिलो। बोलकर अम्मा ने उस आदमी की तरफ इशारा किया। खनक ने अपनी नज़रें घुमाकर कन्फ्यूजन से उस आदमी को देखा और फिर अम्मा से पूछा, अम्मा ये कौन है? पहले तो कभी भी इन्हें नहीं देखा। बोलते हुए खनक हैरानी से उस आदमी को देखती जा रही थी। अम्मा हल्का मुस्कुराते हुए खनक से बोली, बेटा ये तुम्हारे पापा के दोस्त के बेटे हैं, विक्रम। तुम्हारे पापा और इनके पापा ने तुम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और अब ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर खनक के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके चेहरे पर बहुत तरीके के एक्सप्रेशन आ गए। खनक गुस्से में सोफे से उठते हुए अम्मा से बोली, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी अम्मा के पास रहना है। बोलकर खनक रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। नैना अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, मैं खनक को देख कर आती हूँ। बोलकर नैना भी खनक के पीछे पीछे चली गई। अम्मा ने उस आदमी को देखा और माफ़ी मांगते बोली, माफ़ कीजिए, अभी बहुत नादान है लेकिन जल्द ही मान जाएगी। उस आदमी ने बस धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और गुस्से में अपने मन में बोला, मानना तो पड़ेगा। बोलकर वो आदमी गुस्से में अपने आदमी के साथ खनक के घर से बाहर निकल गया। वहीं अस्वत फ्लाइट में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरीके की बेचैनी थी जो वो समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो अपनी डॉल को बहुत मिस कर रहा है। अस्वत गुस्से में अपनी दोनों आंखों को बंद करते बोला, डॉल आखिर कौन सा जादू कर रही हो जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ। तुमसे दूरी मुझे बेचैन कर रही है। कुछ ही देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। वहीं खनक के घर पर खनक अपने कमरे में बैठी नैना के गले लगकर रो रही थी और नैना खनक को समझाने की कोशिश कर रही थी। नैना खनक को खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करते हुए बोली, खनक ऐसे रोना बंद कर। और तू ही तो हमेशा कहती थी कि तुझे अपने एजी ओजी के पास जाना है और अब जब तुझे मौका मिल रहा है तो तू रो रही है। खनक गुस्से मुंह बनाते बोली, वो तो मैं अभी भी कहती हूँ, लेकिन मैंने अपनी शिवजी जी से ये कभी नहीं कहा था कि वो मुझे मेरी अम्मा से दूर कर दें। मुझे अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाना। तभी उन दोनों के कानों में शांति की आवाज़ पड़ी, लेकिन बच्चा शादी करने के बाद तुझे अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा और हम कौन सा तुझे खुद से दूर कर रहे हैं। खनक ने अम्मा की तरफ देखा और गुस्से में मुंह बनाते हुए उनसे बोली, पहले दूर कर रही हो और फिर बोल रही हो कि कहाँ दूर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना है। बोलकर खनक भागते हुए शांति के पास आई और उनके गले से लग गई। शांति की आंखें भी थोड़ा नम हो गई थीं। नैना भी जल्दी से शांति के गले से लग गई। सिखावत विला। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। तभी अंशुमन का फ़ोन रिंग हुआ। अंशुमन ने अपने हाथ साफ करके फ़ोन उठाया और कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अंशुमन के होश उड़ गए और उसने जल्दी से कॉल कट करके नौकरानी को टीवी चलाने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद सभी लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े टीवी स्क्रीन पर चल रही न्यूज़ को देख रहे थे। इंडिया से जा रहे न्यूयॉर्क की फ़्लाइट आधे घंटे पहले ही क्रैश कर दी गई है। अभी तक पूरी खबर नहीं मिली। ये न्यूज़ सुनकर सभी लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अनंता जी तो ये खबर सुनकर बेहोश ही हो गई। अंशुमन ने जल्दी से अनंता जी को संभाला और उन्हें जल्दी से सोफे पर बिठाया। अनिरुद्ध जी ने जल्दी से कॉल करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। तब तक मेड पानी का गिलास लेकर वहाँ आ गई। अंशुमन ने जल्दी से
पानी का एक गिलास ले लिया और अनंता जी के चेहरे पर छींटे मारने लगा। कुछ ही सेकंड बाद धीरे धीरे अनंता जी की आंखें खुलने लगी। अनंता जी को होश में आया देखकर सभी को राहत की सांस मिली। कुछ देर बाद सभी लोग अनंता जी के रूम में थे। अनंता जी बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। कुछ मिनट तक अनंता जी को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और अंशुमन के साथ रूम से बाहर निकल गए। अनंता जी अपने आंसू से भरी आंखों से अनिरुद्ध जी की तरफ देखते हुए बोली, अश्वथ, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। आप लोग प्लीज जल्दी से कुछ करिए ना, मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। बोलकर अनंता जी और भी ज्यादा रोने लगी। अनिरुद्ध जी अनंता जी के पास आकर उन्हें संभालते हुए बोले, अनंता, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। बोलकर अनिरुद्ध जी काव्य की तरफ देखा और उससे बोले, तुम अपनी मॉम का ख्याल रखो। बोलकर अनिरुद्ध जी कमरे से बाहर निकल गए। खनक का घर। खनक का आज मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था, इसलिए वो कुछ सोचकर शांति अम्मा से बोली, अम्मा, मैं कुछ देर के लिए शिवजी के मंदिर चली जाऊं? वहाँ बहुत दिन हो गए हैं अपने शिवजी से मिले बिना। अम्मा हल्का मुस्कुराते हुए खनक से बोली, हाँ मेरा बच्चा, चली जा, लेकिन समय पर घर आ जाना। तभी किचन में नैना जो पानी गर्म कर रही थी जोर से चिल्लाते हुए खनक से बोली, और अपने शिवजी के चक्कर में अपने होने वाले एजी ओजी को मत भूल जाना। समय पर घर आ जाना, वरना पता चला तूने अपनी शिवजी जी से ही शादी कर ली। खनक गुस्से में नैना को चिढ़ाते हुए बोली, हाँ कर लूँगी, और अब शादी करके ही आऊँगी। बोलकर खनक गुस्से में घर से बाहर निकल गई। वहीं शांति अम्मा के दिमाग में खनक की कई बातें घूमने लगी। तभी नैना शांति अम्मा के लिए गर्म पानी का गिलास लेते हुए बोली, अम्मा, गर्म पानी से जल्दी से अपनी दवाई खा लीजिए। अम्मा ने बस धीरे से अपना सर हिला दिया। नैना ने अम्मा को दवाई दी और उनके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा दिया। अम्मा ने जल्दी से अपनी दवाई खा ली और खनक की कई बातों के बारे में सोचने लगी। शिवजी का पुराना मंदिर। खनक शिवलिंग के सामने बैठी शिवजी से बात कर रही थी। शिवजी जी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं हमेशा के लिए अपनी अम्मा और नैना के साथ रहना चाहती हूँ, और मुझे जैसे अपने ओजी ओजी से जो चाहिए थे वो तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। बोलते हुए अचानक ही खनक की आंखों के सामने अश्वथ का चेहरा आ गया और अनजाने में ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसी वक्त एक ब्लैक कलर की गाड़ी उस खंडर के सामने आकर रुकी और उसमें से विक्रम बड़ी स्टाइल में बाहर आया और बिना अपने जूते निकाले ऐसे ही मंदिर के अंदर जाने लगा। विक्रम की नज़र खनक पर पड़ गई, जो जमीन पर बैठी हुई अपनी शिवजी जी से बातें कर रही थी। विक्रम अपने कदम बढ़ाते हुए खनक के सामने आकर खड़ा हो गया। खनक को कुछ महसूस हुआ तो उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा संभाल कर उठकर खड़ी हो गई। विक्रम ने खनक को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। खनक विक्रम से खुद को दूर करने की कोशिश करते बोली, जी। खनक लगातार विक्रम को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे विक्रम से बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों था ये तो उसे भी नहीं पता था। विक्रम खनक की आंखों में देखते हुए आगे बोला, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है और जो तुम जॉब कर रही हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे होने वाले पति को पसंद नहीं कि उसकी पत्नी किसी और के यहाँ जॉब करे या बाहर किसी गैर मर्द को देखे। अब से तुम सिर्फ अपने होने वाले पति पर ध्यान दोगी। खनक की आंखें बड़ी हो गई। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही विक्रम उसे छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। खनक की आंखों में नमी आ गई और वो शिवलिंग की तरफ देखकर अपनी नम आंखों से बोली, शिवजी जी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एजी ओजी। इनसे तो अच्छे साहब हैं। मानते हैं कि वो गुस्सा करते हैं, डांटते भी हैं हमें, लेकिन मेरी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं और हर बार मुझे बचाते भी हैं। बोलते हुए खनक को अश्वथ की याद आ गई। कुछ घंटे ऐसे ही बात करने के बाद खनक मंदिर से बाहर निकल गई और ऑटो ढूंढने लगी। तभी एक वाइट कलर की वैन उसके सामने आकर रुकी। खनक कुछ समझ पाती इससे पहले ही वैन में से कुछ लोग बाहर निकले और उन्होंने
जबरदस्ती खनक को अपने साथ वैन में बिठा लिया और तेज रफ्तार के साथ वहां से निकल गए। कुछ घंटों बाद खनक ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखते हुए समझने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। तभी उसे याद आया, जब वो मंदिर से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी तभी उसके सामने एक बनाई थी और उसमें से कुछ गुंडों ने उसे पकड़कर अपने साथ वैन में बिठा लिया था और उनमें से एक ने उसके मुंह पर कुछ ऐसा रखा जिसके बाद वो बेहोश हो गई। खनक इधर उधर देखते हुए उठकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। फर्श पर बहुत सारी शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं और बड़े बड़े ड्रम तो कुछ घंटे लगे हुए थे। खनक अपने हाथ जोड़ते बोली, शिव जी, अब कौन सी मुसीबत आ गई है और अब हम इनसे कैसे लड़ें? बोलकर खनक ने शिवजी का ध्यान करते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। वहीं कैलाश पर्वत पर पार्वती माँ शिवजी के पास आईं। शिवजी जी अपने आसन पर विराजमान अपनी दोनों आंखों को बंद किए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर पार्वती जी हल्की नाराजगी के साथ शिवजी जी से बोली, स्वामी, धरती लोक पर आपकी भक्त इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी है और आप मुस्कुरा रहे हैं। वो भक्त जो आपको याद के बिना खाने का एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ती और आज आपने उसे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। आप उसे इस विपदा से निकाल क्यों नहीं लेते? शिवजी जी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर पार्वती जी को देखा और मुस्कुराते बोला, देवी, मुसीबतें इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग है। धरती लोक पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कभी विपदा आती ना हो, लेकिन विपदा के साथ उससे निकलने का मार्ग भी मनुष्य के जीवन में होता है। अब देखते हैं मेरी भक्त विपदा से निकलने का मार्ग ढूंढ पाती है या नहीं। बोलकर शिवजी और देवी पार्वती धरती लोक की तरफ देखने लगे। खनक अपनी आंखें बंद किए अभी शिवजी को याद कर ही रही थी, तभी उसके कानों में कुछ लोगों के चलने की आहट पड़ी। खनक ने झट से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो उसे सामने से कुछ लोग उसकी तरफ आते दिखाई दिए। खनक घबराहट में उनकी तरफ देखते हुए बोली, हे शिवजी जी, ये तो मेरे पास ही आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? डर से खनक अपने कदम पीछे लेने लगी तभी सामने से चले आ रहे एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी और वो गुस्से में उससे बोला, दिमाग को खोटी मत कर, शांति से अपनी जगह पर बैठ जा। बोलकर वो आदमी खनक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। खनक ने इधर उधर देखा और पूरी ताकत लाकर एक ड्रम को नीचे गिरा दिया। ग्रीस नीचे गिरकर पूरे जमीन पर फैल गया, जिससे वो सभी आदमी जो खनक की तरफ देखते हुए उसके पास आ रहे थे उनका ध्यान नीचे नहीं गया और ग्रीस पर पैर रखते ही वो सभी आदमी जमीन पर फिसलने लगे। ये देखकर खनक हंसते हुए बोली, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और आप लोग तो। बोलकर खनक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक को ड्रम को उनकी तरफ गिरा दिया और वहां से भागने लगी। तभी एक आदमी गुस्से में उसे रोकते हुए बोला, रुक जा लड़की। खनक हंसते हुए उससे बोली, क्यों, आप क्या मेरे बड़े भाई हो जो मैं आपकी बात मानूं? बाय। बोलकर खनक ने एक एक करके सारे ड्रम नीचे गिरा दिए और रास्ता ढूंढते हुए वहां से निकल गई। कुछ देर बाद खनक अपनी पूरी ताकत लगाकर खाली सुनसान सड़क पर भाग रही थी। वो पूरा इलाका एकदम सुनसान था, बहुत कम ही गाड़ियां वहां से गुजरती थीं। खनक हाँफते हुए बोली, ये रास्ता कौन सा है? हे शिवजी, मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, पकड़ो उसे, अगर वो यहाँ से जिंदा निकल गई तो हम नहीं बचेंगे। खनक ने अपना सर घुमाकर पीछे देखा तो वही गुंडे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। खनक घबरा कर और भी ज़्यादा तेज भागने लगी। कुछ देर बाद खनक भागते भागते एक पहाड़ी पर आ गई और पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। खनक ने नीचे झांक कर देखा तो नीचे बहुत गहरी खाई थी। खनक जल्दी से पीछे की तरफ पलटी तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा डर से फैल गईं, क्योंकि सामने वो गुंडे अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उसके पास आ रहे थे। खनक डर से अपने कदम पीछे लेने लगी और फिर अचानक ही उसका पैर चिकने पत्थर पर फिसल गया और वो चीखते हुए शिवजी जी बोलकर नीचे खाई में गिर गई। उसके गिरने के बाद वो गुंडे खाई के पास आए। उनमें से एक गुंडा, जो सभी गुंडों का लीडर था, पहाड़ी के नीचे देखते हुए अपने बाकी साथियों से बोला, बॉस को फ़ोन करके लड़के के मरने की खबर दे देना और हाँ, पैसे लेना मत भूलना। उनमें से एक गुंडा अपना सर हाँ में हिलाते बोला, हाँ केतन,
और इस लड़की के मरने की खुशी में आज रात को पार्टी करेंगे, बोलकर वो सभी गुंडे हंसते हुए वहां से चले गए। शांति अम्मा और नैना खनक के मरने की खबर सुनकर बिल्कुल अंदर से टूट गई थी। वहीं विक्रम ने जो प्लान बनाया था खनक के मरने के बाद, उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया। वहीं खनक के मरने की खबर शेखावत विला में भी पहुंच गई थी। सभी नौकर खनक के मरने की खबर सुनकर दुखी थे। वहीं काव्या उसके मरने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही धीरे धीरे एक महीना बीत गया। वहीं एक बड़ा सा विला जो पूरा ब्लैक कलर का था, वहां पर रखी हर एक चीज़ पूरी ब्लैक कलर की थी, जो उस पूरे विला को और भी ज़्यादा डरावनी लुक दे रही थी। उस विला के एक बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर एक लड़की पिंक कलर का फ्रॉक पहने बेहोश लेटी हुई थी। उस कमरे में बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी और उस लड़की के आसपास दो नर्स खड़ी थीं। तभी एक लड़का उस कमरे के अंदर आया और बेड पर लेटी उस लड़की को एकटक देखने लगा। उस लड़के ने फिर अपनी नज़रें घुमाकर नर्स को देखा। उस लड़के की गुस्से से भरी नज़रें देखकर वो दोनों नर्स जल्दी से अपना सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। लड़का बेड पर बैठ गया और उस लड़के के गाल पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से बोला, डॉल, आज पूरा 1 महीना हो गया और अभी तक तुम उठी नहीं। अगर आज तुम नहीं उठी तो मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा। बोलते हुए उस लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तभी धीरे धीरे उस लड़की की बॉडी में थोड़ी सी हलचल हुई और उस लड़की की उंगलियां धीरे धीरे मूव करने लगी और धीरे धीरे उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और समझने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। तभी उसके कानों में एक जाने पहचानी सी आवाज़ पड़ी, डॉल, इट्स गुड यू वेक अप। बोलते हुए उस आदमी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसकी बातें सुनकर उस लड़के की धड़कन तेज हो गई। उस लड़के ने अपना सर घुमाकर अपने सामने बैठे लड़के को देखा तो उसका दिल और भी ज़्यादा धड़कने लगा और धीरे से उसके मुंह से आह निकल गई, आप, बोलकर उस लड़की ने जल्दी से अपने चारों तरफ देखा तो खुद को एक अनजान जगह पाकर हैरानी से अपने सामने बैठे अस्वद को देखने लगी। खनक ने डरते हुए अस्वद से पूछा, ये मैं कहाँ हूँ? बोलकर खनक उठने की कोशिश करने लगी। तभी अस्वद उसके कंधों को पकड़कर धीरे से उठाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, डॉल, अपनी असली जगह। खनक हैरानी से अस्वद की तरफ देखते बोली, क्या मतलब कि मैं? तभी अस्वद खनक के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में बोला, डॉल, मैंने तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दी है कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो। खनक अस्वद की आंखों में देखने लगी। तभी अस्वद उसके होठों से अपनी उंगली हटाते बोला, डॉल, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो और अभी अभी होश में आई हो। डेट्स वाई यू नीड रेस्ट नाउ। बोलकर खनक ने अस्वद ने खनक को धीरे से लिटा दिया। खनक के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि वो कहाँ है, वो तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हो गई। ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन उसके दिमाग में थे। वो पूछना चाहती थी, लेकिन अस्वद की सर्द आवाज़ सुनकर उसकी हमेशा की तरह हिम्मत नहीं हुई उससे क्वेश्चन करने की। खनक ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन में याद करने की कोशिश करने लगी कि क्या हुआ था। तब इसके कानों में दोबारा अस्वद की सर्द आवाज़ पड़ी, डॉल, मैंने तुम्हें तुम्हारा दिमाग चलाने के लिए नहीं बोला है। खनक ने डर से अपनी आंखों को और भी कसकर बंद कर लिया। अस्वद ने कुछ पल खनक को देखा और फिर धीरे से उसके फोrehead पर किस करके रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद खनक ने अपनी आंखें खोली और खुद से बोली, पता नहीं मेरी अम्मा वो कैसी होंगी, उन्हें मेरे बारे में पता भी होगा कि नहीं। और नैना, वो तो मेरे मरने की खबर सुनकर रोने ही लग गई होगी। बोलते हुए खनक की आंखों से आंसू आ गए। वहीं खनक के घर पर शांति अम्मा अब और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। वहीं खनक के बिना नैना का भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था जीने का, लेकिन वो अपनी शांति अम्मा के लिए जी रही थी। एएस विला। अस्वद इस वक्त एक अंधेरे कमरे में था जो पूरा रेड कलर का था। वहाँ पर रखी हर एक चीज़ रेड कलर की थी, जो उस रूम को बहुत भयानक बना रही थी। और उस रूम की सभी दीवारों पर सिर्फ खनक की तस्वीरें लगी हुई थी। अस्वद खनक की फोटो पर अपना हाथ फेरते हुए ऑब्विसिव वॉइस में बोला, डॉल, जो तुम्हें जानते हैं उनके लिए तुम मर गई हो और अब तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि अब तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं। तुम्हारी पहचान तो होगी, वो भी एएस की डॉल से।
तुम सिर्फ एएस की डॉल हो, ना किसी की बेटी हो और ना किसी की पोती हो। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, सिर्फ एएस से। बोलते हुए असवद के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। दीवानगी में हम कुछ ऐसा कर जाएंगे कि मोहब्बत में सारी हदें पार कर जाएंगे। सिखावत विला। काव्या अपनी फ्रेंड ऐसे मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तुम असवद भाई की दुल्हन बनने को तैयार हो जाओ। ऐसे मुस्कुराते हुए काव्या से बोली, मैंने तो कब से कर लिया तैयारी, बस तुम्हारे भाई के बोलने की देर है। काव्या इसको देखते हुए अपने मन में बोली, फाइनली पीछा छूटा उस गवार से। बोलते हुए काव्या के होठों पर सस्पेंस भरी मुस्कुराहट आ गई। एएस विला। खनक बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी असवद कमरे के अंदर आते बोला, डोल, अगर ज़रूरत थी तो बुला लेना चाहिए था। खनक ने गुस्से में असवद की तरफ देखा और फिर गुस्से में अपनी नजरें फेरते हुए धीरे से बोली, आप किसी को भेज दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। असवद खनक के पास आया और गुस्से में उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए अपनी सर्द आवाज़ में बोला, डॉल, आज के बाद अगर दोबारा तुम्हारी नज़रें मुझसे हटी तो तुम अगली बार देखने लायक नहीं बचोगी। बोलकर असवद ने खनक को बिना वार्निंग दिए उसे अपनी गोद में उठा लिया। खनक असवद की बाहों में मचलते हुए गुस्से में बोली, आप मुझे नीचे उतारिए। असवद खनक का चेहरा देखते हुए अपनी सर्द आवाज़ में बोला, डॉल, कोई ज़रूरत नहीं, वरना पछताने की बहुत बड़ी वजह है। खनक गुस्से में असवद का चेहरा देखते हुए उससे बोले, मैंने आपको कितना अच्छा समझा, लेकिन आपने मुझे किडनैप कर लिया। असवद तिरछा मुस्कुराता हुआ बोला, किडनैप? डॉल, तो अब जब मैंने तुम्हें किडनैप कर ही लिया है तो अब तो मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर ही तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम योर किडनैपर। खनक की आंखें डर से बड़ी होगी। तभी असवद ने उसे ज़मीन पर खड़ा किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। खनक असवद को देखते हुए गुस्से में अपने मन में बोली, अब ये आदमी यहीं रहेगा क्या? असवद बिना खनक की तरफ देखे उसे वार्निंग देते हुए बोला, डॉल, उल्टा सीधा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इन सब में कुछ ज़्यादा ही चलता है। बोलकर असवद वॉशरूम से बाहर निकल गया। खनक गुस्से में मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, उल्टे सीधे? अरे उल्टे तो आप पैदा हुए थे, सड़ा हुआ मगरमच्छ कहीं का। पता नहीं कब तक इसके जेल खाने में रहना पड़ेगा। बेचारी मेरी अम्मा और नैना, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलकर उनके पास जाना है। कुछ देर बाद खनक जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, असवद ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और उसके करीब बैठते बोला, डॉल, अब पेन तो नहीं हो रहा? खनक गुस्से में मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, हो रहा है ना, मेरे पूरे सर में दर्द हो रहा है। बोलकर खनक की नज़र असवद पर गई जो गुस्से में उसे घूर रहा था। खनक जबरदस्ती अपने दांत दिखाते बोली, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं हो रहा दर्द, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अब क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? मेरी अम्मा और सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। असवद तिरछा मुस्कुराते हुए खनक से बोला, डॉल, मरे हुए लोगों का कोई इंतज़ार नहीं करता। खनक कन्फ्यूजन से बोली, क्या मतलब है आपका? असवद खनक के थोड़ा करीब आया और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से बोला, डॉल, मतलब कि तुम मर चुकी हो दुनिया की नज़र में। और तिरछा मुस्कुराते हुए, पूरी दुनिया को यही लगता है कि तुमने उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी है और अब तुम इस दुनिया को छोड़कर अपने शिव जी के पास जा चुकी हो एटीट्यूड में। लेकिन एएस ने तुम्हें तुम्हारे शिव जी से भी छीन लिया। खनक की आंखें बड़ी हो गईं और अगले ही पल वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं जिंदा हूँ और खनक जिंदा है और मुझे मेरी अम्मा देखते ही पहचान लेगी। बोलकर खनक गुस्से में बेड से उठने लगी। तभी असवद ने गुस्से में खनक को बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, डोल, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लगता है कि तुम्हें डोल का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया। तुम मेरा खिलौना हो और जिस दिन तुमने सिखावत मैंसन में अपने कदम रखे थे उसी दिन से तुम मेरी कैदी बन गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। खनक
आंसू बहाते हुए धीरे से बोली, मैं आपका खिलौना नहीं, इंसान हूँ, अपनी अम्मा की खनक। मैं पंछी की तरह आज़ाद हूँ। आप मुझे इस तरह से कैदी नहीं बना सकते। अश्वत्थ हल्का हंसते हुए खनक की आंखों में देखते बोला, डॉल, बर्ड्स मुझे बहुत पसंद है और उन्हें कैद करना उससे भी ज़्यादा पसंद है। खनक को आज अश्वत्थ बहुत ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा था। ये वो अश्वत्थ नहीं लग रहा था जो उसकी फिक्र करता था, यहाँ तक कि उसके लिए अपने परिवार से भी लड़ जाता था। खनक रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, अगर मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ कर दो, और आपके परिवार ने जितने भी अम्मा को पैसे दिए थे वो मैं कैसे भी करके आपको वापस कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी अम्मा के पास जाने दीजिए। अश्वत्थ गुस्से में खनक के आंसू साफ करते हुए अपनी सर्द आवाज़ में बोला, डोल, आंसू नहीं निकलने चाहिए। बोलकर अश्वत्थ खनक के ऊपर से बेड पर साइड पर बैठ गया। खनक भी जल्दी से उठकर बैठ के तभी अश्वत्थ खनक की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज़ में बोला, डोल, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और अगर एक कदम भी कमरे से बाहर निकाला तो इस मैंसन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी के पैर काट दिए जाएंगे, और अगर चिल्लाई तो ज़बान काट दी जाएगी, और अगर रोई तो उनकी आंखें निकाल दी जाएगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बोलकर अश्वत्थ बेड से उठकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसके कानों में खनक की आवाज़ पड़ी, ऐसे कैसे आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं? गुस्से में चिल्लाते हुए, मेरी मर्जी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बोलकर खनक बेड से उठकर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। अश्वत्थ खुले दरवाजे को देख रहा था, जिसे अभी कुछ सेकंड पहले खनक बाहर निकली थी। अश्वत्थ अजीब तरीके से मुस्कुराते बोला, डॉल, वक्त आ गया तुम्हें असली एएस से मिलवाने का। खनक सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और सामने हॉल का नज़ारा देखकर बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि सामने दो मेड एक दूसरे को थप्पड़ मार रही थी, और सिर्फ वो मेड ही नहीं, वहाँ काम करने वाले हर नौकर नौकरानी यही सब कर रहे थे। खनक उन सभी को देखते हुए हैरानी से बोली, शिवजी जी, ये सब क्या हो रहा है, और ये लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? तभी वहाँ पर एक रोबदार आवाज़ गूंजी, बिकॉज मैंने कहा। उसकी जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर खनक ने अपना सर पीछे घुमाकर सीढ़ियों पर देखा, जहाँ पर अश्वत्थ अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले और दूसरी हाथ में फ़ोन पकड़े कुछ टाइप कर रहा था। खनक हैरानी से चिल्लाते हुए अश्वत्थ से बोली, आपने कहा, लेकिन क्यों? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अश्वत्थ हल्का सा मुस्कुराया और सीढ़ी से नीचे उतरकर किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। खनक, जो उसके बोलने का वेट कर रही थी, उसकी इस हरकत पर उसे गुस्से से देखने लगी। खनक गुस्से में चिल्लाते हुए अश्वत्थ से बोली, शिवजी जी ने आपको कान नहीं दिए तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैं कुछ पूछ रही हूँ। खनक ने जैसे ही इतना चिल्लाकर कहा, वैसे ही वो नौकर नौकरानी और भी जोर जोर से एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। खनक हैरानी से सबको देखने लगी। अश्वत्थ सोफे पर उठकर खनक के पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके राइट गाल पर अपना गाल रब करते हुए बिना किसी भाव के बोला, डॉल, इतनी जोर तुम्हारी आवाज़ उतनी ही ये आवाज़ भी बढ़ेगी। खनक सामने देखते हुए धीरे से बोली, प्लीज़ आप ये सब बंद कर दीजिए। बोलते हुए खनक की आंखों से आंसू गिरने लगे। अश्वत्थ का चेहरा बिल्कुल सर्द हो गया और उसने गुस्से में खनक को अपनी तरफ पलटा और उसके आंसू साफ करते बोला, डॉल, तुम्हारे आंसू मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, और फिर मैं गुस्से में। खनक ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए और अश्वत्थ की आंखों में देखते बोली, मैं नहीं रो रही, आप प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए और मुझे मेरे घर जाने दीजिए। बोलकर खनक अश्वत्थ से दूर जाने लगी। अश्वत्थ गुस्से में खनक को घूरते हुए बोला, डॉल, एएस को अपनी बात बार बार रिपीट करने की आदत नहीं। खनक की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए, क्या कहा था कि तुम कोई बर्ड्स नहीं? हंसते हुए, लेकिन मैं शिकारी ज़रूर हूँ, जिसे शिकार करना पसंद है, और मेरा शिकार तुम हो। इसलिए अपने दिमाग से यहाँ से जाने का भूत उतार दो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अपने तरीके से सब कुछ याद करवाया तो जो पिछली बातें जो तुम्हें याद हैं वो सब कुछ भूल जाओगी। खनक गुस्से में अपना सर नामे हिलाते हुए धीरे से बोली, मैं इंसान हूँ और इंसानों का शिकार नहीं होता। आप एक ह्यूमन होकर कैसे किसी को अपनी कैद में रख सकते हैं?
देखना, इसके लिए मेरे शिव जी कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। अश्वत्थ एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए खनक से बोला, डोल, ये एएस का कानून है। यहाँ तुम्हारे शिवजी जी या कोई भी अश्वत्थ सिंह शेखावत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुस्से में, तुम्हारे शिवजी एक पत्थर की मूरत एएस का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं करूँगा, वो भी तुमसे शादी। खनक गुस्से और हैरानी से चिल्लाते बोली, क्या कहा आपने? शादी? मैं आप जैसे हैवान के साथ कभी शादी नहीं करूँगी। बोलकर खनक ने गुस्से में अश्वत्थ को अपनी पूरी ताकत लाकर धक्का दे दिया, जिससे अश्वत्थ कुछ कदम पीछे हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। कनक गुस्से में मेन गेट की तरफ जाने लगी, तभी अश्वत्थ उसे रोकते बोला, डोल, सोचा है यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा? इन बेचारों के साथ क्या होगा? खनक के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। खनक पीछे मुड़कर गुस्से में अश्वत्थ को देखते बोली, डरती नहीं हूँ मैं आपसे, जो आपकी बातें मानूंगी। मैं शिव जी की भक्त खनक हूँ। मुझे डराने धमकाने की कोशिश भी मत करना। अश्वत्थ के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। आज पहली बार था जब किसी ने अश्वत्थ से ऐसे चिल्लाकर बात की थी। अश्वत्थ अपने उसी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खनक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, एक बार फिर से बोलना, अभी क्या बोल रही थी तुम? अश्वत्थ को अपनी तरफ बढ़ता देखकर खनक डर से अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं वो तुमसे डरती नहीं, मुझे डराने की धमकी या कोशिश करना भी मत। अश्वत्थ खनक की आंखों में झांकते हुए बोला, डोल, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? खनक अपना सर नामे हिलाते हुए धीरे से बोली, नहीं। खनक ने इतना बोला ही था कि अश्वत्थ ने गुस्से में अपनी पैंट की पॉकेट से गन निकाली और सामने खड़े आदमी को शूट कर दिया। खनक ने डर से चीखते हुए अपने दोनों कान बंद कर लिए। खनक ने कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके सामने वो आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। खनक ने फिर अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े अश्वत्थ को देखा, जिसके हाथ में गन थी और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई गिल्ट के भाव नहीं थे। खनक गुस्से में चिल्लाते हुए अश्वत्थ से बोली, आपने इनकी जान ले ली, इन्हें जान से मार दिया। अश्वत्थ एविल स्माइल करते हुए खनक से बोला, डोल, अभी तो बस ये ट्रेलर था, बट अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे खिलाफ गई तो इस आदमी की जगह कोई भी हो सकता है, तुम्हारी फैमिली भी। बोलकर अश्वत्थ ने अपनी बंदूक को अपनी पैंट की पॉकेट में घुसा लिया और चिल्लाते हुए अपने बॉडी गार्ड से बोला, इसकी डेड बॉडी को किसी गंदे नाले में फेंक दो। बॉडी गार्ड उस आदमी को उठाकर वहां से लेकर चले गए। खनक अपनी दबदबी आंखों से सब कुछ होते देख रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खनक ने अश्वत्थ की तरफ देखा और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। उसके पैर इतने ज्यादा भारी हो गए थे कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। अचानक खनक पीछे होते होते सोफे से टकरा गई और नीचे फर्श पर गिर गई। खनक की कोहनी और घुटने पर हल्की सी खरोंच लग गई, जिसके दर्द से उसके मुंह से आह निकल गई। अश्वत्थ जल्दी से भागकर खनक के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ जाने लगा। खनक गुस्से में अश्वत्थ की बाहों में मचलते बोली, आपने उन्हें जान से मार दिया, मुझे आपसे घिन आ रही है, मुझे बस अपने घर जाना है। अश्वत्थ ने गुस्से में अपनी लाल आंखों से खनक के चेहरे को देखा और उसे रूम में लाकर धीरे से बेड पर बैठा दिया और ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अपने पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। अश्वत्थ ने फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसमें से दवाई निकाली और जैसे ही खनक को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, खनक गुस्से में पीछे हट गई और चिल्लाते बोली, आप मुझे छूना ही मत, आप एक खूनी हैं। खून क्या है आपने? बोलते हुए खनक की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अश्वत्थ ने गुस्से में खनक को देखा और झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। खनक गुस्से में अपना चेहरा करके अश्वत्थ को देखने लगी।
असवद ने गुस्से में खनक का हाथ उसके पीठ से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसके गाल को दबाते हुए अपने दांत पीस कर बोला, डोल, भूल से भी भूल करके मुझसे दूर जाने की गलती मत करना, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिमाग, सब कुछ एएस का है, उसकी प्रॉपर्टी है। तुम्हारा खुद पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। परिवार को तकलीफ नहीं दूंगा तुम्हारे, लेकिन अगर तुमने मना किया तो। तभी कनक धीरे से सुबकते बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे हो। बोलते हुए खनक ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। असवद गुस्से में अपनी गन निकाल कर उसे लोड करते बोला, डोल, तो ठीक है, अपनी फैमिली की लाश देखने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी अम्मा और वो कौन है? नैना। मैं सबको मार दूंगा अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की। खनक जल्दी से असवद का हाथ पकड़ते हुए घबरा कर बोली, साहब, मेरी अम्मा और नैना ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको मारना है तो आप मुझे मार दीजिए, लेकिन प्लीज़ उन्हें कुछ मत करिए। मैं उन दोनों के बिना ही मर जाऊंगी। असवद तिरछा मुस्कुराते हुए खनक से बोला, डोल, मैं किसी को नहीं मारूंगा, बदले मुझे क्या मिलेगा? खनक जल्दी से अपने आप साफ करते हुए बोली, साहब, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी अम्मा और नैना को कुछ मत कीजिए। अस्वतेविल इस्माइल करते हुए खनक की आंखों में देखते हुए बोला, डोल, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, सब कुछ चाहिए। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की जान खुशी सब कुछ दे दूंगा। सिंपल, मुझे तुम्हारा एजीओजी बनना है। खनक मासूमियत से बोली, मेरे एजीओजी? लेकिन आप बहुत गुस्सा करते हो, बिल्कुल शिव जी की तरह, और मुझे पनिशमेंट भी देते हो। मैं आपको अपने एजीओजी नहीं बनाऊंगी। शादी के बाद तो आप मुझे और भी पनिशमेंट दोगे और मुझसे बहुत सारा काम भी करवाओगे। असवद गुस्से में खनक को घूरते बोला, डोल, मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुमसे शादी करनी है, मतलब करनी है, और मुझे इस बारे में तुमसे कोई बहस नहीं सुननी। और अब अगर तुमने मुझे मना किया तो मेरी गन चलेगी। बोलकर असवद ने गुस्से में गन को बेड पर रखा और खनक की चोट पर ट्यूब लगाने लगा। खनक की नज़र गन पर गई और खनक ने बड़ी फुर्ती से बंदूक को उठा लिया और अगले ही पल बंदूक चलने की आवाज़ आई।